Jai Hind. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. आज की इस सेशन में हम सभी ये देखने वाले हैं कि 71st, 72nd, 73rd और जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले वर्षों में होंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स में जो मेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मौर्य कला से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। आज की सेशन को देखने के बाद मौर्य कला से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से उसका आंसर राइटिंग कर सकोगे, क्योंकि यह जो कुल नोट्स है, यह नोट्स 10 पेज का है और इन 10 पेज में आपके मौर्य कला से संबंधित जितने भी डायमेंशंस हैं, उन सभी डायमेंशंस पर आंसर उपलब्ध कराया गया है। तो आप आज के इस सेशन को हमारे साथ इस सेशन में रहें और आप अपने 71st बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यह समझ लें कि अगर क्वेश्चंस कला, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र से पूछे जाएंगे तो मौर्य, पाल और पटना कलम से ही क्वेश्चन होंगे। मौर्य कला, पाल कला अथवा पटना कलम। इसके अलावा भी कुछ कला हैं जैसे मधुबनी पेंटिंग, जो कि मधुबनी में फेमस है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या पता कहीं पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम मेंस बीपीएससी 71st बीपीएससी को लेकर के एक डेडिकेटेड सीरीज ला चुके हैं, जिसमें हमने पिछले सेशन में भारत शासन अधिनियम 1919 के ऊपर एक किस तरीके से मॉडल आंसर हम लिख सकते हैं उसको अपलोड करा है। तो आप उसको भी देखें और अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपना सुझाव भी दें, ताकि हम यह समझ सके कि आपको इन क्वेश्चन से बेनिफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि आपके एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा भी मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ, थोड़ा सा भी मैं आपका हेल्प कर सकूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य कला में सबसे पहले जब हम मौर्य कला को देखेंगे, तो मौर्य कला में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स लिखे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले लिखने के क्रम में हम सबसे पहले क्वेश्चन की भूमिका लिखते हैं और सबसे लास्ट में समीक्षा एवं निष्कर्ष लिखते हैं और बीच में हम मेन बॉडी को लिखते हैं। जो भी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा होता है उसको हम बीच में लिखने का प्रयास करते हैं, अर्थात मेन बॉडी के जो पोर्शंस होते हैं उनको हम बीच में लिखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो, फिर मेन बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। इसी तरीके से हम अपना आंसर लिखते हैं। तो अगर मेन बॉडी में विशेषता पूछी जा रही है तो हम विशेषता लिखेंगे। जो भी क्वेश्चंस का डिमांड होगा उस डिमांड को पढ़ करके हम उसका आंसर राइटिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो यह 2 वर्गों में वर्गीकृत है। नंबर 1 है राजकीय कला और नंबर 2 है लोक कला। अगर राजकीय कला की भी बात करें तो इसमें राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार जैसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। जबकि यदि हम लोक कला में चर्चा करें तो स्तंभों के ऊपर जो पशु की आकृति है, जिसका जो फिगर है यह नीचे दिया गया है, आप वेट करेंगे आपको देखने को मिलेगा। और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियाँ हैं, इसके बारे में हम लोक कला में देखने का प्रयास करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप यस टाइप करेंगे और आप यह अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर जरूर जाएंगे कि ये नोट्स आपको लगा कैसा। विस्तार में हम क्या देखने वाले हैं, राजकीय कला को देखने वाले हैं और लोक कला को देखने वाले हैं। राजकीय कला में हम राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार को देखने वाले हैं। साथ ही लोक कला में स्तंभों के ऊपर जो पशु की आकृति है और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियां हैं उसको हम लोक कला में देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम भूमिका किस तरीके से लिखें, तो क्वेश्चन की डिमांड को समझकर भी हम भूमिका लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको एक ओवरऑल भूमिका दिया गया है। आप क्या करेंगे कि जैसे आपसे अगर ये क्वेश्चंस 8 और 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप अपनी भूमिका को जो है वो 20 से 25 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि जो 7 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 120 से 150 शब्दों में अपना आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि आप इससे ज़्यादा वर्ड्स में लिखने का प्रयास किए
तो हो सकता है कि आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा हेक्टिक सिलेबस होता है और सारे क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तभी आप अपने एग्जामिनेशन में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि यदि 7 और 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप अपनी भूमिका को इसी में से लिखेंगे, लेकिन आप कम लिखेंगे, 20 से 25 शब्दों में लिखेंगे। आप उन 20 से 25 शब्दों को अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ एक ओवरऑल भूमिका दिया गया है। ओके, आप किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे? लिखेंगे कला किसी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से मौर्य कला को भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व रहा है। अब क्या लिखा हुआ है? कला किसी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही इस दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है। ठीक है, आप इन वर्ड्स का अगर चुनाव करते हैं तो आपका आंसर जो है वो बेहद आकर्षक देखने को लगेगा। इसीलिए आपको यह सलाह दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें, ताकि आपको यह समझ, अभी तो खैर एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है जो 71st बीपीएससी की एग्जामिनेशन में है, लेकिन वैसे एक्सपीरियंस जो 72nd 73rd की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ ले कम से कम, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि अपने आंसर्स को लिखना कैसे है। वहाँ से आपको लिखने की कला सीखने को मिलती है। भले क्वेश्चंस तो वहाँ से देखने को मिलते ही हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर को किस तरीके से लिखेंगे ये कला आपको एनसीईआरटी से सीखने को मिलती है। ओके, क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी के जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त होती है। इसके जस्ट बाद यहाँ लिखा हुआ है कि मौर्य कला के, यह हमारी भूमिका थी, मौर्य कला के स्थानीय एवं कुछ विदेशी प्रभाव से कला का जो स्वरूप आज विकसित हुआ है उसे कला समीक्षक जो है वो 2 रूपों में बांटते हैं। कितने रूपों में देखते हैं? 2 रूपों में बांट कर देखते हैं। आपको पता है कि नंबर 1 में क्या है? राजकीय कला है, और नंबर 2 में क्या है? लोक कला है। आप यहाँ हैंड राइटिंग पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैं फिंगर से लिख रही हूँ। ओके, यहाँ कोई पेन नहीं है। तो आप राजकीय कला और लोक कला, यह जो इस 2 रूपों में इसको बांटने का प्रयास किया गया है। राजकीय कला के अंतर्गत वह स्वरूप है जो राजकीय प्रश्रय में विकसित हुआ। राजकीय प्रश्रय में जो विकसित हुआ कला का स्वरूप है वही हम राजकीय कला के अंतर्गत देखते हैं, जो कि राजप्रसाद, स्तूप, मूर्त और गुहा विहार जैसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम लोक कला में यदि देखें तो कला का वह स्वरूप है लोक कला जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा विकसित हुआ है, और इसमें जो मूर्ति है उसके ऊपर जो पशु की आकृति है वह भी देखने को मिलती है। इस तरीके से हमने इसको क्या करा? 2 रूपों में देखने का प्रयास करा। आगे है कि मौर्य कला के विभिन्न विशेषताओं को निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है। अब ये विशेषताएं 2 है। किस तरीके से? एक स्थापत्य कला और दूसरा मूर्ति कला। स्थापत्य कला को हम राजकीय कला का रूप भी मानते हैं और मूर्ति कला को हम लोक कला का रूप मानते हैं। मुख्य रूप से स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विहार को हम देखते हैं, जबकि आपको पता है कि लोक कला में मूर्ति के ऊपर जो बनी पशु की आकृति है और जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं उनको हम लोक कला के अंदर रखते हैं। यदि हम आगे देखें, यही कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ओके, यदि हम राजप्रसाद के ऊपर चर्चा करें तो राजप्रसाद में आप देखेंगे कि इसकी जो अवस्थिति है इसके ऊपर भी हम देखेंगे। ओके, राजप्रसाद में आप क्या देख रहे हैं कि राजप्रसाद में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अवस्थिति क्या है, और यह लोकेटेड कहाँ है। तो यह पटना के कुम्हरार में लोकेटेड है। कहाँ है? पटना के कुम्हरार में। ओके, इसके बाद हम इसके विभिन्न उल्लेख को देखेंगे, फिर संरचनात्मक विशेषताओं को देखेंगे। अब हम राजप्रसाद की अवस्थिति की यदि चर्चा करें तो यह बिहार के पटना के कुम्हरार में अवस्थित है। कहाँ है? पटना के कुम्हरार में। आगे अगर हम इसके विभिन्न उल्लेख पर चर्चा करें तो आपको पता है कि एरियन, जो कि एक यूनानी यात्री थे, उन्होंने कहा था
कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता का जो मुकाबला है वह सूसा एवं एकवटना में स्थित राजप्रसाद भी नहीं कर सकते हैं। सूसा एवं एकवटना में जो स्थित राजप्रसाद की मूर्तियां है वह भी नहीं कर सकता है इसका मुकाबला। ओके, ऐसा किसने कहा है? तो यूनानी यात्री एरियन ने कहा है। आप इसको ध्यान में रखेंगे इस कोट को। आगे जो फायान चीनी यात्री थे उन्होंने कहा है कि गुप्त वंशीय शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके समय में भारत आया और राजप्रसाद को देवताओं के द्वारा निर्मित बताएगा। उन्होंने ऐसा कहा है कि यह जो राजप्रसाद है वो देवताओं द्वारा निर्मित है या मानव द्वारा निर्मित नहीं हो सकता है, इतना भव्य है। ऐसा किसने कहा है? तो फायान ने कहा है, जो एक चीनी यात्री थे। आगे पतंजलि ने कहा है, जो कि महाभाष्य के रचयिता हैं, उन्होंने कहा है कि मौर्य राजप्रसाद की प्रशंसा की है। इन्होंने भी मौर्य राजप्रसाद की प्रशंसा की है। ओके, अब अगर हम इसके संरचनात्मक विशेषताओं के ऊपर देखें तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि यह एक सभा भवन है। ओके, और इसमें 80 स्तंभों वाला एक यह जो स्तंभ है यह इस प्रकार से 80 स्तंभ है। आप इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 80 स्तंभों वाला यह एक राजभवन है, सभा भवन है। और इसकी जो छत है वह लकड़ी की बनी हुई है। इसकी जो छत है एवं फर्श है वह लकड़ी की बनी हुई है। ओके, यही यहाँ लिखा गया है कि राजप्रसाद के भीतर कई विशाल कक्षों में से एक 80 स्तंभों वाला सभा भवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसकी छत एवं फर्श जो है वह लकड़ी की बनी हुई है। यदि हम पाटलिपुत्र नगर के ऊपर चर्चा करें तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में नगर की विशालता एवं नगर नियोजन की व्याख्या की है। अगर हम संरचनात्मक विशेषताओं के ऊपर देखें तो यह एक प्राचीन दुर्ग है। बीच बीच में तीर चलाने के लिए खाली स्थान भी है। साथ ही प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी एवं 600 फीट चौड़ी खाई है। नगर के प्रवेश हेतु 64 प्रवेश द्वार भी हैं। ओके, इसके साथ ही अगर हम आगे देखें, यदि हम स्तंभ के ऊपर देखिए तो राजप्रसाद की विशेषताएं थी। अगर हम स्तंभ को देखें तो जो स्तंभ है वह मौर्यकालीन, कब, जस्ट वेट अ मिनट, यह मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण है मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वह हमारा स्तंभ है। यह स्तंभ मुख्यतः अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित करवाए गए थे। यह भी 2 प्रकार के, एक लिपिबद्ध स्तंभ है और दूसरा सादा स्तंभ है। यदि हम लिपिबद्ध स्तंभ की बात करें और सादे स्तंभ की बात करें तो जो सादा स्तंभ है इसकी यह जो है वह बसाद एवं रामपुरवा में स्थित है। ओके, यदि हम इसकी संरचनात्मक विशेषताओं की बात करें तो यह जो स्तंभ है, आप जो चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो स्तंभ है वह एक ही पत्थर से निर्मित है। ओके, यह क्या है? एक ही पत्थर से निर्मित है, एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है, 81वां पत्थर से निर्मित है। अधिकांशतः इसमें लाल बलुआ पत्थर जो चुनार यूपी से प्राप्त होता है और मथुरा यूपी से प्राप्त होता है वहाँ से लाया गया है और इसको बनाया गया है। यह स्तंभ लगभग गोलाकार था और स्तंभों की जो लंबाई है 20 से 50 फीट एवं जो वजन है वह 50 टन है। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है, जैसे किसी धातु से निर्मित हो, इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन बना हुआ किससे है? बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से। आप चित्र को इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे? तना बना लेंगे। यह चित्र कुछ ज़्यादा ये नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से बना लेंगे। अब यह जो भाग दिख रहा है वह तना का भाग दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने डेकोरेट कर रखा है। यह जो भाग है वह तना का भाग है, आप देख पा रहे हैं। इसके ऊपर जो यह भाग है यह मेखला है। इसके जस्ट ऊपर जो है वो उल्टा कमल बनाया गया है। ओके, यह जो भाग है मेखला का, इसके जस्ट ऊपर उल्टा कमल है। इसके ऊपर यह जो है उसको कंठ कहते हैं और यह जो है वह चौकी है। ओके, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक पशु की आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये एक पशु आकृति है। इस तरीके से क्या है कि आप इस चित्र को बना सकते हैं। चित्र बनाना ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़ा आसान है।
ओके, आप अपने हिसाब से इस चित्र को और अच्छे से बना सकते हैं। ये हमने बनाया तो हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हो। ओके, आप इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छी चित्रकार नहीं हूँ, तो इसको बनाने में हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेहतर नहीं समझ में आ रहा हो, ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप इसको और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम स्तंभ की संरचना को बात करें तो मुख्य रूप से यह दो भागों में देखा जा सकता है, एक शीर्ष का और दूसरा तना। शीर्ष जो ऊपर वाला भाग था और तना जो नीचे वाला भाग है। इसकी तना के बारे में यदि बात करें तो इसकी चौड़ाई नीचे से ऊपर की ओर कम होती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे है, यह नीचे क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है वह ज़्यादा है और ऊपर जाते जाते यह कम होते जा रही है। ओके, यह ऊपर जाते जाते क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है, यह जो है हमारा तना का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, तना का पोर्शन है। और जो शीर्ष है, यह शीर्ष पर क्या है कि सबसे पहले स्तंभ के शीर्ष पर बने कंठ के ऊपर जो चौकी पर निर्मित पशु की आकृति है वह मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। यदि तना की बात करें तो यह नीचे से ऊपर जाते हुए पतला होता जा रहा है। सबसे पहले मेखला, फिर उल्टा कमर, फिर कंठ, फिर चौकी, और उस चौकी के ऊपर पशु की आकृति बनाई गई है। इस तरीके से इसकी अवस्थिति है। ओके, अब यदि हम आगे स्तूप के बारे में चर्चा करें तो यद्यपि मौर्य काल से पूर्व ही स्तूप का निर्माण होता था, परंतु मौर्य काल में स्तूपों का व्यवस्थित एवं संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ। स्तूप बौद्ध कला के रूप है जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों एवं प्रतीकों की पूजा की जाती है। मौर्यकालीन स्तूप निर्माण के संदर्भ में शासक अशोक का उल्लेखनीय स्थान है और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध सम्राट अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। यह वर्णन अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। मौर्यकालीन स्तूपों में सांची, भरहुत व राजगृह की स्तूप उल्लेखनीय है, जिसमें सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, जो इसकी महत्वता एवं उत्कृष्टता का प्रमाण देती है। यदि हम स्तूप की संरचना की बात करें तो स्तूप को आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं। जस्ट वेट एंड ओके, चलिए देखते हैं। स्तूप की संरचना की बात करें तो यह कुछ हमारे स्तूप की संरचना है। आप इसको चित्र में भी देख सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि इसको भी बनाना आसान है यदि आप टेक्निक्स से बनाते हैं तो। इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्तूप को बना सकते हैं। अब स्तूप में आप देख पा रहे हैं कि यह जो है वह तोरण है, जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं। वेदिका का मतलब है कि स्तूप के चारों ओर से जो निर्मित घेरा है उसको हम वेदिका बोलते हैं। ओके, आगे यदि हम बात करें तो मौर्य कला में सांची स्तूप स्थित स्तूप की वेदिका लकड़ी द्वारा निर्मित थी। किसकी द्वारा निर्मित थी वेदिका, तो लकड़ी द्वारा निर्मित थी। यह जो वेदिका है किसके द्वारा निर्मित है, लकड़ी के द्वारा निर्मित है। इसे शुंग वंशीय शासक जो पुष्यमित्र थे, आप जानते होंगे कि शुंग वंश के जो शासक थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा पत्थर का इसे बनवाया गया था। इसके बाद प्रदक्षिणा पथ है जो चबूतरे एवं वेदिका के मध्य स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु निर्मित स्थान है। मेढी चबूतरा जिस पर अर्धचंद्राकार गुंबद अवस्थित है और अर्धचंद्राकार गुंबद जिसमें अंदर की छत जो है वो ईंटों से तथा बाहर पक्की ईंटों का निर्माण किया जाता था। ओके, इस तरीके से हमने स्तूप के बारे में देखा, आगे भी देखेंगे। पहले इस चित्र को देख लेते हैं। आप यह देख पा रहे होंगे कि यह जो प्रवेश द्वार है उसको हम तोरण कहते हैं। यह जो भाग है, ओके, और यह जो भाग है वह वेदिका का भाग है। इसके जस्ट ऊपर जो यह बगल से भाग आपको दिख रहा है वो प्रदक्षिणा पथ है। यह जो भाग आपको दिख रहा है बगल से वह प्रदक्षिणा पथ है। ओके, यह जो भाग दिख रहा है आपको वो प्रदक्षिणा पथ का भाग है। ओके, इसके बाद आप इसको देख पा रहे हैं कि यहाँ चबूतरा बना हुआ है। इसके बाद आप यह देख पाएंगे कि यह जो है वो अंडाकार है, इसको अंड बोलते हैं। और इसके ऊपर यह जो बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हर्मिका बोलते हैं। ठीक इसके ऊपर यष्टि और यह जो तीन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यह तीन छत्र
श्रद्धा, सम्मान और उदारता को प्रदर्शित करता है। ओके, इस तरीके से अगर हम देखें आगे, अब अगर हम हर्मिका के ऊपर चर्चा करें तो हर्मिका अंड के ऊपर जो पेटी नुमा संरचना है जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे उसको हम हर्मिका कहते हैं। छत्र एवं यष्टि हर्मिका के ऊपर छत्र के 3 पक्ष श्रद्धा, सम्मान और उदारता देखने को मिलते हैं, जो कि प्रतीक धारण करने हेतु यष्टि का निर्माण किया गया है। आगे यदि हम इसको देखें कि जो विहार है, आप जानते हैं कि यह जो विहार है इसकी अवस्थिति एवं उदाहरण को देखेंगे और नेक्स्ट संरचनात्मक विशेषताओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, विहार आप जानते हैं कि मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के जो निवास करने का जो स्थल है उसी को हम विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। चट्टानों को काटकर गुफा विहार का निर्माण करवाया गया था, जहां बौद्ध भिक्षु आकर के ठहरते थे, वहां उनका निवास स्थल था। इसकी जो मुख्य अवस्थिति है वह गया विहार है, क्योंकि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के लिए जो गया है वह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ओके, नेक्स्ट प्रमुख गुफा विहार की अगर बात करें तो बराबर की पहाड़ी स्थित जो गुफा विहार है, अशोक द्वारा निर्मित बराबर पहाड़ी स्थित गुफाओं में सुदामा एवं कर्ण चौपर गुहा विहार आते हैं, जिसे उन्होंने आजीवक संप्रदाय को प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? तो आजीवक संप्रदाय को प्रदान किया था। इन गुफाओं में सुदामा गुफा अशोक कालीन सबसे प्राचीन गुहा विहार है। ओके, यदि हम नागार्जुन पहाड़ियों से स्थित नागार्जुन पहाड़ियों में स्थित गुहा विहार की बात करें तो अशोक के पौत्र जिनका नाम था दशरथ द्वारा निर्मित इन गुहा विहारों को आजीवकों को दान में दे दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख गुहा विहार निम्न हैं। एक है गोपी गुफा, दूसरा है लोमस ऋषि या गुफा और तीसरा है बर्थिका गुफा। ओके, अगर हम इसके संरचनात्मक विशेषताओं की बात करें तो इसमें 2 कमरे, 4 चतुर्भुजाकार कमरे और बेलनाकार छत, दीवारों पर छत पर चमकदार पॉलिश और द्वार जो है वह लकड़ी का बना हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम यह जो बात थी वह स्थापत्य कला का था। ओके, ऊपर जो बात हम कर रहे थे वह स्थापत्य कला से संबंधित। मौर्य कला में हम इसके 2 पक्ष देख रहे थे, एक था स्थापत्य कला, इससे संबंधित टॉपिक्स को हमने कंप्लीट करा, जिसमें सबसे पहले हमने राजप्रसाद देखा। ओके, राजप्रसाद के बाद हमने स्तंभ, स्तूप और सबसे लास्ट में हमने गुहा विहारों को भी देख लिया। ओके, अब हम चर्चा करने वाले हैं मूर्ति कला के ऊपर। किसके ऊपर? मूर्ति कला के ऊपर, जो कि एक लोक कला है। और हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? मूर्ति कला के ऊपर, जो कि एक लोक कला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मूर्ति कला है वह 2 प्रकार से है। एक है स्तंभ के ऊपर जो पशु की आकृति है वो, और दूसरा जो है वह स्वतंत्र कलाकारों द्वारा कुछ निर्मित मूर्तियां हैं उनके ऊपर। तो जो स्तंभ के ऊपर पशु की आकृति है उसमें यदि हम देखें तो मौर्य कला के विभिन्न रूपों के अंतर्गत मौर्य कला में मूर्ति कला भी उत्कृष्ट रूप से विकसित हुई। हड़प्पा के उदाहरणों को छोड़कर मौर्य काल से ही मूर्ति कला की विशेषताओं एवं रूपों को हम 2 संदर्भों में देख सकते हैं। एक तो है वो जो स्तंभ के ऊपर जो पशु की आकृति है, और दूसरा वो है जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। इस तरीके से स्तंभ के ऊपर यदि पशु आकृति को देखिए तो मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत राजकीय कला जो मूर्ति कला का प्रमाण है वहाँ भी हम स्तंभों के भागों को देख सकते हैं और उसमें भी पशु आकृतियों को देख सकते हैं, जो कि एक सर्वाधिक उत्कृष्ट भाग मानी जाती है। इसमें हम मुख्य रूप से सिंह, वृषभ और हाथी की मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। स्तंभों के ऊपर बने जो पशु की आकृतियां हैं उनमें सर्वाधिक जो चर्चित हैं वो सारनाथ स्थित स्तंभ है, जिसके ऊपर सिंह की आकृति देखने को मिलती है। इसकी विशेषताएं भी निम्नवत है। यहाँ 4 सिंह जो है वो एक दूसरे के पीठ सटाए चारों दिशाओं में मुख किए बैठे हुए हैं। चौकी पर निर्मित 4 पशुओं की आकृतियों में बैल, घोड़ा, सिंह एवं हाथी एवं
हाथी जो है वो देखने को मिलता है। और इसके मध्य 4 चक्र की आकृतियां बनी हुई हैं जो बुद्ध के जीवन के चरणों का प्रतीक है। चक्र में कुल 24 तीलियां बनी हुई हैं और 24 तीलियों वाले इस चक्र को भारतीय ध्वज के मध्य में भी स्थान प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि जो भारत का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसमें भी जो बीच में है वह 24 चक्र को क्या किया गया है, लिया गया है। इसे भारत सरकार के प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है और राष्ट्र ध्वज तिरंगे के चक्र में भी इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत सरकार के प्रतीक के रूप में भी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के चिन्ह को अपनाया गया और मौर्य कला के गौरव का प्रतीक है, जिसका आधार बिहार की भूमि है। अब अगर हम इसके कुछ उदाहरण को भी देखें तो इन उदाहरणों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यह जो उदाहरण है यह आप देख सकते हैं कि अगर पहले हम देखेंगे राज्य, फिर अवस्थिति, फिर पशु आकृति और सबसे लास्ट में मुख्य जो इसके तथ्य हैं वो बिहार में लौरिया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा और बसाद से इसका प्रमाण देखने को मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह की आकृति, अरेराज में वृषभ की आकृति, रामपुरवा में भी बैल अर्थात वृषभ की आकृति और बसाद से सिंह की आकृति देखने को मिलती है, जो सबसे सुंदर मौर्य कला के स्तंभ माने जाते हैं। और जो बसाद से सिंह की आकृति मिलती है वो प्राचीनतम एवं सादा मौर्य कला के स्तंभ माने जाते हैं। यूपी से अगर बात करें तो संकिसा नामक जगह पर सिंह की पशु आकृति देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य कला के अंतर्गत विभिन्न स्तंभों के ऊपर जो पशु की आकृतियां हैं वह विभिन्न रूपों में तथा इनसे आगे मूर्ति कला को विषय वस्तु का योगदान मिला है। इसके साथ ही यदि हम देखें कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियाँ थी उनकी विशेषताएं क्या थी, तो यह इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह लोक कला का भी यह भी क्या है, लोक कला का ही स्वरूप है, जिसके माध्यम से भारतीय जनजीवन में विभिन्न पक्षों के अंकन होता है। और मौर्य मूर्ति कला के तहत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा जो निर्मित मूर्तियाँ हैं वो उनका उल्लेखनीय स्थान है। इन मूर्तियों में जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है वह भी विशेष चर्चा में रहती है, जो एक प्रकार के लोक जीवन में प्रचलित प्रतीकों के सूचक एवं लोक धर्म के आधार है। यह मान्यता है कि इन्हीं मूर्तियों में ने आगे चलकर देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण की परंपरा जो है उसका विकास हुआ है। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति से ही आगे चलकर के जो देवी देवताओं की मूर्ति बनाने की जो परंपरा है उसका विकास इन्हीं से हुआ है। चमकदार पॉलिश एवं जीवंत अभिव्यक्ति यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की विशिष्टता है कि यह जो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह है कि जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है वो चमकदार पॉलिश एवं जीवंत प्रतीत होती है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं और यह जो मूर्ति है वह कहाँ देखने को मिलते हैं इसके बारे में एक नीचे चार्ट है, आप इसको देख लें। ओके, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दीदारगंज जो कि पटना बिहार में है, यहाँ यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है। इसकी विशेषता यह है कि यह चामर ग्रहणी यक्षिणी मूर्ति है। हल्के भूरे रंग के बलुआ पत्थर द्वारा इसे निर्मित किया गया है। 5.5 फुट की यह मूर्ति है और चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है और नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी इसमें देखने को मिलती है। विसनगर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसकी जो लंबाई है वह 6 फुट और 7 इंच है। इसकी मुख और जो भुजा है वह खंडित है। बलुआ पत्थर द्वारा इसका निर्माण किया गया है और चमकदार पॉलिश इस पर भी किया गया है। यदि हम परखम मथुरा में से जो यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है उसके ऊपर बात करें तो यह 7 फीट ऊंची है। मुख एवं भुजा खंडित है। मौर्यकालीन वेशभूषा है और बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। इसके साथ ही राजघाट वाराणसी उत्तर प्रदेश से यक्ष की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसमें 3 मुखों वाला एक यक्ष है। निर्माण प्रक्रिया में बलुआ पत्थर का प्रयोग है। पॉलिश चमकदार पॉलिश का प्रयोग है। ओके, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के अतिरिक्त भी लोक कला के तहत कई अन्य मूर्तियाँ मिलती हैं जिन्हें हम निम्न रूप में देख सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ मूर्तियाँ हैं, उसको भी हम इस चार्ट में देख सकते हैं। ओके, इसका जो स्थान है वह बुलंदी बाग पटना बिहार है। यह जो मूर्ति है वह नारी एवं बालक की मूर्ति है और इसमें मातृत्व एवं वात्सल्य का भाव देखने को मिलता है।
आगे कालसी देहरादून उत्तराखंड में हाथी की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसको पत्थर द्वारा काटकर बनाया गया है। आगे लोहानीपुर पटना में जैन तीर्थकर की मूर्ति देखने को मिलती है, जो नग्न है, भुजा नहीं है, पैर और जंघा जो है वो खंडित देखने को मिलती है। धौली उड़ीसा में हाथी, यह जो हाथी है वह चट्टान काटकर हाथी का चित्रण किया गया है। सूंड एवं पैर का कलात्मक व स्वाभाविक निर्माण किया गया है और सूंड एक जैसा कुछ लपेटा हुआ देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे देखें। अब लास्ट में हम इसके समीक्षा को लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक रह जाता है, उसको भी हम लिखेंगे। ओके, जो कि किस तरीके से ईरानी कला जो है उसके ऊपर उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले इसकी समीक्षा किस तरीके से लिखेंगे इसको देख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को लिख लेना, फिर उसके मेन बॉडी को लिख लेना और लास्ट में कंक्लूजन को लिखना उतना ही ज़रूरी होता है। यदि आप प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ओके, और आपका स्वागत अच्छे से हुआ, तो आप यह समझेंगे कि आगे जो हमारा रेस्टोरेंट में जाने के बाद अगर हमारा स्वागत अच्छे से होता है तो हो सकता है कि भोजन भी अच्छा होगा। और जब हम भोजन कर लेते हैं तो लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या करते हैं कि हम उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं इतना अच्छा भोजन कराने के लिए, और लास्ट में हम उसी हिसाब से उनको टिप्स भी देते हैं। अब इसी तरीके से जब हम इंट्रो अच्छा लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि आगे यह देखने का प्रयास कर। ओके, इसी तरीके से जब हम इंट्रो अच्छा लिखते हैं तो क्या होता है कि हमारी मेन बॉडी को पढ़ने में जो कॉपी चेक करने वाले होते पढ़ते हैं, और फिर जब लास्ट में हम कंक्लूजन भी अच्छा लिखते हैं तो हमारा मार्क्स जो है वो बेहतर मिल पाता है। समीक्षा में यदि हम चर्चा करें तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य कला में मूर्ति कला के विकास को भी व्यापकता मिली। विशेष कर इस कालखंड में नए तत्व का समावेश हुआ, जिससे मूर्ति कला के स्वरूप को व्यवस्थित होने से मदद मिली। न सिर्फ स्तंभों के ऊपर राजकीय कला के अंतर्गत मूर्तियाँ बनी, बल्कि लोक कला के तहत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा भी मूर्ति कला में विकास हुआ और इसको गति मिली। इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि मौर्य कला की मूर्तियों के अंतर्गत मूर्तियों का स्वरूप जो आज हमें देखने को मिलता है, यह प्रारंभिक स्तर का रहा। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन आगे चलकर मौर्योत्तर काल में मथुरा और जो गांधार कला में मानव मूर्तियों का निर्माण हुआ, वो व्यवस्थित और व्यापक रूप से होने लगा। मौर्यकालीन पशु आकृतियों की जहाँ तक बात है, वे काफ़ी हद तक स्वाभाविक एवं विकसित थी। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि मौर्य मूर्ति कला के विकास की दृष्टि से अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है। इसी तरीके से आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दें और फीडबैक ज़रूर दें कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।